बुक 3 जैसे लोग जिंदगी भर अपने राज्य में राजा बने रहे। पिछली चर्चा में एक स्वाभाविक बदलाव के जरिए रॉयल्टी पर विचार करने की ओर ले जाती है, जिसे हम सरकार के असली रूपों में से एक मानते हैं। आइए देखें कि अच्छी तरह से शासन करने के लिए राज्य या देश या राजा के शासन में होना चाहिए या किसी तरह की सरकार के अधीन होना चाहिए। क्या राजशाही कुछ लोगों के लिए ही अच्छी हो सकती है लेकिन दूसरों के लिए बुरी नहीं हो सकती? लेकिन पहले हमें यह तय करना होगा कि राजघराने एक तरह के होते हैं या कई। यह देखना आसान है कि कई तरह के होते हैं उन और उन सभी में सरकार चलाने का तरीका एक जैसा नहीं होता। कानून के हिसाब से रॉयल्टी में लेसेडिमोनियन को सही पैटर्न के हिसाब से सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन हाँ, वहाँ रॉयल पावर पूरी तरह से नहीं होती, सिवाय तब जब राजा किसी अभियान पर जाते हैं, तब वे कमांड संभालते हैं। धर्म के मामले भी उन्हें सौंपे जाते हैं। राजसी पद असल में एक तरह का जनरलशिप है। गैर जिम्मेदार और हमेशा रहने वाला राजा के पास जीवन और मृत्यु का अधिकार नहीं होता, सिवाय तब जब वह किसी अभियान पर हो और मैदान में हो। होमर में बताए गए पुराने लोगों के तरीकों के अनुसार, क्योंकि जब अगामेमनन पर सभा में हमला होता है तो वह सब्र रखता है, लेकिन जब सेना लड़ाई के लिए निकलती है तो उसके पास जीवन और मृत्यु का भी अधिकार होता है। क्या वह नहीं कहता, जब मैं किसी आदमी को लड़ाई से दूर भागते हुए पाता हूँ तो उसे कुत्तों और गिद्धों से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरे हाथों में मौत है। तो यह रॉयल्टी का एक ग्रुप है, जीवन भर के लिए जनरलशिप। और ऐसी रॉयल्टी में से कुछ खानदानी होती है और कुछ इलेक्टिव। दो बर्बर लोगों में एक और राज्य एक लोगों में एक और तरह की राजशाही आम है, जो लगभग तानाशाही जैसी होती है, लेकिन यह भी कानूनी और खानदानी होती है, क्योंकि बर्बर लोग हेलेन से ज़्यादा गुलाम और यूरोपियन लोगों से ज़्यादा एशियाई होते हैं। इसलिए वे तानाशाही सरकार के खिलाफ बगावत नहीं करते। ओ हेलेंस लोग गुलाम और यूरोपियनों से ज़्यादा एशियाई होते हैं, इसलिए वे तानाशाही के खिलाफ बगावत नहीं करते, क्योंकि ऐसी राजशाही तानाशाही जैसी होती है, क्योंकि लोग स्वभाव से गुलाम होते हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने का कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि वे खानदानी और कानूनी होते हैं। इसलिए उनके गार्ड भी राजा जैसे होते हैं, तानाशाह जैसे नहीं, यानी वे आम लोगों से बने होते हैं। जबकि तानाशाहों के गार्ड किराए के सैनिक होते हैं, क्योंकि राजा अपनी मर्जी से लोगों पर कानून के हिसाब से राज करते हैं, लेकिन तानाशाह अपनी मर्जी से लोगों पर राज करते हैं। और एक की रक्षा उनके साथी नागरिक करते हैं और दूसरे उनसे बचते हैं। ये राजतंत्र के दो रूप हैं, और एक तीसरा भी था जो प्राचीन हेलेस में मौजूद था, और एसिमटेनिया का तानाशाही कहा जाता था। इसे आमतौर पर एक वैकल्पिक अत्याचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो बर्बर राजतंत्र की तरह कानूनी है, लेकिन वंशानुगत नहीं होने के कारण इससे भिन्न है। कभी कभी पद जीवन भर के लिए होता है, कभी कभी कुछ वर्षों के लिए, या जब तक कुछ कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए मिटिलिनियो ने निर्वासितों के खिलाफ चुना पिटाकस को नेता चुना, जिसका नेतृत्व एंटीमेनिडीज अनियमित गीतों में कर रहे थे। उन्होंने पिटाकस और कवि एलकेएस को चुना, और एलकेएस स्वयं अपने एक तानाशाह में कहता है, और वह अपने साथी नागरिकों को निम्न जन्म वाले पिटाकस को निरुत्साहित एक एक स्वर में उनकी प्रशंसा करते हुए फटकार लगाता, लेकिन क्योंकि वे चुने हुए होते हैं और उनकी और बदकिस्मती शहर का तानाशाह बनाने के लिए प्रजा उन्हें मानती है, इसलिए वे राजसी होते हैं। राजाओं का एक चौथा राज भी था, जो बहादुरी के जमाने का था, जो खानदानी और कानूनी था, जो अपनी मर्जी से राज करते थे। पहले सरदार कला तथा हथियारों से लोगों के भले के लिए काम करते थे। वे या तो उन्हें एक कम्युनिटी में इकट्ठा करते थे या उनके लिए ज़मीन खरीदते थे, और इस तरह वे अपनी मर्जी से राज करने वालों के राजा बन जाते थे, और उनकी ताकत उनके वंशजों को विरासत में मिलती थी। वे लड़ाई में कमांड लेते थे और बलिदानों की अध्यक्षता करते थे, सिवाय उन बलिदानों में जिनमें पुजारी की जरूरत होती है। वे कसम के साथ या बिना कसम के भी मामलों का फैसला करते थे, और जब वे कसम खाते थे तो कसम का मतलब होता था अपना राजदंड फैलाना। पुराने ज़माने में उनकी ताकत हर एक चीज़ तक फैली हुई थी, शहर और गाँव में, साथ ही बाहर के हिस्सों में भी। लेकिन बाद में उन्होंने
इनमें से कई खास अधिकार छोड़ दिए और कुछ लोगों ने उनसे छीन लिए, जब तक कि कुछ राज्यों में उनके पास बलिदान के अलावा कुछ नहीं बचा, और जहां उन्होंने ज़्यादा असलियत बनाए रखी वहां उन्हें सिर्फ बॉर्डर के पार लड़ाई की लीडरशिप का अधिकार था। तो ये 4 तरह की रॉयल्टी है। पहली हीरोइक युग की राजशाही, और यह अपनी मर्जी से चलने वाली प्रजा पर चलती थी, लेकिन कुछ खास कामों तक ही सीमित थी। राजा एक जनरल और जज होता था और धर्म पर उसका कंट्रोल होता था। ओके, राजा एक राजा एक जनरल और जज होता था, धर्म पर उसका कंट्रोल होता था। दूसरी बारबेरियन की, जो कानून के हिसाब से खानदानी तानाशाही सरकार थी। और तीसरी तथाकथित एसिमनेट या डिक्टेटर की पावर, यह एक इलेक्टिव तानाशाही थी। और चौथी लेसेडिमोनियन, जो असल में एक जर्नलशिप थी, खानदानी और हमेशा चलने वाली। ये चारों रूप एक दूसरे से उस तरह से अलग हैं जैसे मैंने बताया है। राजा का 5वां रूप भी होता है, जिसमें सब कुछ एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, ठीक वैसे ही जैसे वह हर कबीले या हर राज्य के हाथ में पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। यह एक रूप का घराने का कंट्रोल जैसा है, क्योंकि जैसे घर का मैनेजमेंट एक घर का राज्य शाही राज है, वैसे ही शाही राज एक शहर या एक देश या कई देशों का घरेलू मैनेजमेंट है। इन रूपों में से हमें सिर्फ 2 पर विचार करने की जरूरत है, लेसेडिमोनियन और एब्सोल्यूट रॉयल्टी, क्योंकि ज़्यादातर दूसरे रूप इनके बीच के इलाके में आते हैं, जिनमें पहले वाले से कम और पहले वाले से ज़्यादा ताकतवर होती है। इस तरह यह जांच 2 बातों पर आकर रुक जाती है। पहला, क्या यह राज्य के लिए फ़ायदेमंद है कि हमेशा जनरल रहे, और अगर ऐसा है तो क्या यह पद एक परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए या बदले में नागरिकों के लिए खुला होना चाहिए। दूसरा, क्या यह ठीक है कि एक ही आदमी के पास सभी चीज़ों में सबसे बड़ी ताकत हो। पहला सवाल संविधान के बजाय कानूनों के तहत आता है, क्योंकि हमेशा जनरल का पद किसी भी तरह की सरकार में एक जैसा हो सकता है, इसलिए इस मामले को फिलहाल के लिए खारिज किया जा सकता है। दूसरी तरह की रॉयल्टी एक संविधान है, इस पर हमें विचार करना है और इसमें शामिल मुश्किलों पर संक्षेप में बात करनी है। हम यह पूछकर शुरू करेंगे कि सबसे अच्छे आदमी द्वारा शासित होना ज़्यादा फायदेमंद है या सबसे अच्छे कानूनों द्वारा। ओके, सबसे अच्छे आदमी द्वारा शासित होना ज़्यादा फायदेमंद है सबसे अच्छे कानूनों द्वारा। राजशाही के हिमायती कहते हैं कि कानून सिर्फ आम बातों में बात करते हैं और हालात के हिसाब से नहीं बता सकते, और किसी भी साइंस का लिखे हुए नियमों को मानना बेतुका है। मिस्र में भी डॉक्टर को चौथे दिन के बाद अपना इलाज बदलने की इजाज़त है, लेकिन अगर पहले तो वह रिस्क लेता है। इसलिए यह कहा जाता है कि लिखे हुए कानूनों के हिसाब से काम करने वाली सरकार साफ तौर पर सबसे अच्छी नहीं है। फिर भी पक्का शासक कानून में मौजूद आम उसूलों को नहीं छोड़ सकता, और जो जुनून से आज़ाद है वह उससे बेहतर शासक है जो जुनूनी है, जबकि कानून जुनून रहित और जुनून को हमेशा इंसान के दिल पर हावी होना चाहिए। हाँ, कोई न कोई जवाब देगा, लेकिन दूसरी तरफ कोई व्यक्ति खास मामलों में बेहतर सलाह दे पाएगा जिसका हम जवाब देते हैं। एक राजा को कानून बनाना चाहिए और कानून के पास होना चाहिए, लेकिन जब वे निशाने से चूक जाते हैं तो इन कानूनों का कोई अधिकार नहीं होता, हालांकि बाकी सभी मामलों में उनका अधिकार बना रहता है। फिर भी एक और सवाल बाकी है, जब कानून किसी बात को बिल्कुल भी तय नहीं कर सकता या ठीक से तय नहीं कर सकता, तो क्या एक बेस्ट मैन को या सभी को फैसला करना चाहिए? हमारे मौजूद तरीके के अनुसार असेंबली मिलती है, फैसला करती है, सोच विचार करती है और फैसला करती है, और उनके फैसले सभी अलग अलग मामलों में जुड़े होते हैं। अब असेंबली का कोई भी सदस्य अलग से लिया जाए तो निश्चित रूप से समझदार आदमी में कमतर है, लेकिन राज्य कई लोगों से बना है और एक दावत जिसमें सभी मेहमान हिस्सा लेते हैं वह एक आदमी द्वारा दी गई दावत से बेहतर है। इसलिए भीड़ किसी भी एक व्यक्ति की तुलना में कई चीज़ों का बेहतर जज होती है। फिर बहुत से लोग कुछ लोगों से ज़्यादा भ्रष्ट नहीं होते, वे ज़्यादा पानी की तरह होते हैं जो थोड़े से पानी में ज़्यादा आसानी से भ्रष्ट नहीं होता। एक इंसान गुस्से या किसी और जुनून में बह सकता है और जब उसका फैसला जरूर बिगड़ जाता है, लेकिन यह मानना मुश्किल है कि बहुत सारे लोग एक ही समय में गुस्से में आकर गलत काम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि वे आज़ाद लोग हैं, कभी कानून नहीं तोड़ते बल्कि उन कमियों को पूरा करते हैं जिन्हें कानून छोड़ने के लिए
मजबूर है, या अगर ऐसा गुण बहुत से लोगों को मुश्किल से मिलता है, तो हमें बस मान लेना चाहिए कि ज़्यादातर लोग अच्छे लोग और अच्छे नागरिक हैं, और पूछना चाहिए कि कौन ज़्यादा भ्रष्ट नहीं होगा, एक अच्छा शासक या बहुत से लोग जो सभी अच्छे हैं, या बहुत से लोग जो लोग नहीं होंगे। लेकिन आप कहेंगे उनके बीच पार्टियां हो सकती हैं, जबकि एक आदमी खुद के खिलाफ बटा हुआ नहीं है। जिसका जवाब हम दे सकते हैं कि उनका चरित्र उसके जैसा ही अच्छा है। अगर हम बहुत से लोगों के शासन को भी जो जो सभी कहते हैं उनमें से अच्छा अभिजात वर्ग और एक आदमी राजघराने का शासन शासन है, तो राजघराने की तुलना में अभिजात वर्ग राज्यों के लिए बेहतर होगा, चाहे सरकार बल या नोटा द्वारा समर्थित हो, बशर्ते कि गुण में समान कई पुरुष मिल सकें। पहले ये सरकारें राजशाही थे, शायद इसी वजह से, क्योंकि पुराने जमाने में जब छोटे शहर होते थे तो अच्छे लोग कम होते थे। उन्हें राजा इसलिए बनाया गया क्योंकि वे भलाई करने वाले थे और फायदे सिर्फ अच्छे लोग ही दे सकते हैं। लेकिन जब एक जैसे कबीलियत वाले कई लोग आमने सामने आए तो अब किसी एक की अहमियत नहीं रख पाए, तो उन्होंने एक कॉमनवेल्थ बनाने की इच्छा की और एक संविधान बनाया। रूलिंग क्लास जल्द ही खराब होगी और सरकारी खजाने से खुद को अमीर बनाने लगी। दौलत इज्जत का रास्ता बन गई और इसलिए इसलिए आप ही बड़े बड़े राज बनने लगे इसलिए अपने आप ही बड़े बड़े राज बनने लगे। ये तानाशाही में बदल गए और तानाशाही डेमोक्रेसी में, क्योंकि रूलिंग क्लास में फ़ायदे का लालच हमेशा उनकी संख्या कम करने की कोशिश करता और इस तरह आम जनता को मजबूत करता था, जो आखिर में अपने मालिकों के खिलाफ हो जाती थी और डेमोक्रेसी स्थापित करती थी। चूँकि शहरों का साइज बढ़ गया, इसलिए अब सरकार का कोई दूसरा तरीका मुमकिन नहीं लगता। अगर यह भी मान लिया जाए कि राज की ताकत ही राज्यों के लिए सबसे अच्छी है, तो राजा के परिवार का उसके बच्चे उसके बाद आएंगे। अगर वे किसी और से बेहतर नहीं हैं तो यह शरारत होगी। लेकिन राजघराने से प्यार करने वाला राजा कहता है, राजा चाहे वह कर भी ले, अपनी ताकत अपनी ताकत अपने बच्चों को नहीं देगा। हालांकि इसकी उम्मीद करना मुश्किल है और इंसानी फितरत से यह बहुत ज़्यादा उम्मीद करना है। उसे जो ताकत इस्तेमाल करनी है उसे लेकर भी एक मुश्किल मुश्किल क्या राजा के पास ऐसे पहरेदार होने चाहिए जिनकी मदद से वह बाकी लोगों को मजबूर कर सके। लेकिन अगर नहीं, तो वह अपने राज्य को कैसे चलाएगा? भले ही वह कानूनी राजा हो जो मनमाने ढंग से कानून के खिलाफ कुछ न करे, फिर भी उसके पास कानून बनाए रखने के लिए कुछ ताकत तो होनी चाहिए। एक असीमित राजशाही के मामले में इस सवाल का जवाब देने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। राजा के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि जो एक या ज़्यादा लोगों के मुकाबले ज़्यादा हो, लेकिन लोगों लोगों जितने नहीं। पुराने ज़माने के लोग इस नियम का पालन करते थे। जब वे किसी ऐसे व्यक्ति को गार्ड देते थे जिसे वे तानाशाह या तानाशाह बनाते थे। इसलिए जब डायोनिसियस ने सेरक्यूजनस से उसे गार्ड देने के लिए कहा, तो किसी ने सलाह दी कि उन्हें उसे सिर्फ एक तय संख्या में गार्ड देने चाहिए। चर्चा में इस जगह पर स्वाभाविक रूप से राजा के बारे में पूछताछ होती है, जो पूरी तरह से अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। अब उस पर विचार किया जाना तथाकथित सीमित राजशाही या कानून के अनुसार राजशाही, जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह सरकार का कोई अलग तरीका नहीं है, क्योंकि सभी सरकारों में, जैसे कि डेमोक्रेसी या एरिस्टोक्रेसी में, कोई जनरल जिंदगी भर के लिए पद पर रह सकता है और अक्सर एक व्यक्ति को राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन का सुप्रीम बनाया जाता है। इस तरह की मजिस्ट्रेसी एपिडामन सब और ओपस में भी होती है, लेकिन बाद वाले शहर में इसकी पावर ज़्यादा लिमिटेड होती है। अब पूरी तरह से राजशाही या एक ऐसे शहर में जहां बराबर लोग हों, सभी नागरिकों पर एक राजा का मनमाना राज कुछ लोगों के लिए प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ लगता है। यह तर्क दिया जाता है कि जो लोग स्वभाव से बराबर हैं उन्हें एक जैसा स्वाभाविक अधिकार और कीमत मिलनी चाहिए, और जो लोग बराबर नहीं हैं उनका बराबर हिस्सा होना, या जो लोग बराबर हैं उनका राज्य के पदों पर असमान हिस्सा होना उतना ही बुरा है जितना कि अलग अलग शारीरिक बनावट वाले लोगों के लिए एक जैसा खाना और कपड़े या एक जैसा अलग होना। इसलिए यह सही माना जाता है कि बराबर लोगों में हर एक पर राज हो और वे राज भी करें और सभी को अपनी बारी मिले। इस तरह हम कानून पर पहुंचते हैं, क्योंकि उत्तराधिकार का कर्म कानून को दिखाता है और कानून का राज किसी भी व्यक्ति के राज से बेहतर है। इसी सिद्धांत पर भले ही कुछ लोगों के लिए राज करना बेहतर हो,
उन्हें सिर्फ कानून का रखवाला या मंत्री बनाया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट होना चाहिए, यह माना जाता है कि। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि जब सभी सरकार हैं तो किसी एक आदमी को अधिकार देना गलत है। सच में ऐसे मामले हो सकते हैं जिन्हें कानून तय करने में नाकाम लगता है, लेकिन क्या ऐसे मामलों में कोई आदमी नहीं जवाब दिया जाएगा? कानून इसी खास मकसद के लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग देता है और उन्हें उन मामलों को तय करने के लिए अपॉइंट करता है जो इससे अनसुलझे रह गए हैं उनके हिसाब से। इसके अलावा यह मौजूदा कानून में कोई भी बदलाव करने की इजाज़त देता है जो अनुभव से पता चलता है। लेकिन फिर भी वे कानून के मंत्री हैं। जो कानून को राज करने का हुक्म देता है उसे सिर्फ भगवान और तर्क को राज करने का हुक्म देने वाला माना जा सकता है। लेकिन जो इंसान को राज करने के लिए कहता है उसमें जानवर का एक एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि एक जंगली जानवर और जुनून शासकों के दिमाग को बिगाड़ देता है। भले ही वे सबसे अच्छे इंसान हो, कानून तर्क है जिस पर इच्छा का कोई असर नहीं होता। हमें बताया गया है कि एक मरीज को डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अगर उस किताब से ठीक किया जाए तो वह ठीक नहीं होगा, लेकिन कलाओं की तुलना साफ तौर पर सही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर दोस्ती के मकसद से तर्क के खिलाफ कुछ नहीं कह करता। वह सिर्फ मरीज को ठीक करता है और फीस लेता है, जबकि मजिस्ट्रेट बहुत कुछ नफरत और तरफदारी से करते हैं। और सच में अगर किसी आदमी को शक हो कि डॉक्टर रिश्वत के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए उसके दुश्मनों से मिला हुआ है, तो वह किताब का सहारा लेना ज़्यादा पसंद करेगा। यहाँ तक कि डॉक्टर भी जब बीमार होते हैं तो दूसरे डॉक्टरों को बुलाते हैं, और ट्रेनिंग मास्टर जब ट्रेनिंग ले रहा होते हैं तो दूसरे ट्रेनिंग मास्टर को, जैसे कि वे अपने मामले के बारे में सही फैसला नहीं करते और उनकी भावनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि न्याय की तलाश में मनुष्य नीच या तटस्थ व्यक्ति की तलाश करता है और कानून बीच का रास्ता है। फिर से आम कानूनों का ज़्यादा महत्व होता है और वे लिखे हुए कानूनों से ज़्यादा जरूरी मामलों में जुड़े होते हैं। और कोई आदमी लिखे हुए कानून से ज़्यादा सुरक्षित शासक हो सकता है, लेकिन आम कानून से ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। फिर एक आदमी के लिए कई चीज़ों को सुपरिटेंडेंट करना आसान नहीं है। उसे कई सब ऑर्डिनेट अपॉइंट करने होंगे, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये सब ऑर्डिनेट हमेशा से थे या उसने उन्हें इसलिए अपॉइंट किया था क्योंकि उसे उनकी ज़रूरत थी। अगर, जैसा कि मैंने पहले कहा, अच्छे आदमी पहले को राज करने का हक है क्योंकि वह बेहतर है, तो दो आदमी एक से बेहतर हैं। यह पुरानी कहावत है, दो लोग साथ चलते हैं और आगामेमनन की प्रार्थना। काश मेरे पास भी ऐसे 10 सलाहकार होते। और आजकल कुछ मजिस्ट्रेट हैं, जैसे जज, जिनके पास ऐसे मामलों पर फैसला करने का अधिकार है जिन्हें कानून तय नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें कोई शक नहीं है कि कानून जो भी कर सकता है उसे सबसे अच्छे तरीके से तय करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें कानून के तहत समझी जा सकती हैं और कुछ नहीं। और यही इस मुश्किल सवाल की जड़ है कि सबसे अच्छा कानून या सबसे अच्छा इंसान राज करे, क्योंकि जिन मामलों पर इंसान सोच विचार करते हैं उन्हें कानून में शामिल नहीं किया जा सकता। न ही कोई इस बात से इनकार करता है कि ऐसे मामलों का फैसला इंसान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह तर्क दिया जाता है कि कई जज होने चाहिए, सिर्फ एक नहीं, क्योंकि हर शासक जिसे कानून ने ट्रेनिंग दी है वह अच्छा जज करता है। और यह निश्चित रूप से अजीब लगेगा कि एक इंसान दो आंखों से बेहतर देख सकता है, या दो कानों से बेहतर सुन सकता है, या दो हाथों या पैरों से बेहतर काम कर सकता है, बजाय कई लोगों के होने के। असल में राजाओं का यह पहले से ही रिवाज है कि वे अपने लिए आंखें, कान, हाथ और पैर बना लेते हैं, क्योंकि वे उन लोगों को अपना साथी बना लेते हैं जो उनके लिए उनकी सरकारों के दोस्त होते हैं। उन्हें राजा और उसके सरकार का दोस्त होना चाहिए। अगर वे उसके दोस्त नहीं हैं तो वे वह नहीं करेंगे जो वह चाहता है। लेकिन दोस्ती का मतलब है समानता और बराबरी, और इसलिए अगर वह सोचता है कि दोस्तों को राज करना चाहिए तो उसे यह भी सोचना चाहिए कि जो उसके बराबर और उसके जैसे हैं उन्हें राज करना चाहिए। ये राजशाही से जुड़े मुख्य विवाद हैं। लेकिन क्या यह सब कुछ मामलों में सच नहीं हो सकता? कुछ में नहीं। एक का अपने, क्योंकि वहाँ एक प्राकृतिक न्याय और अनुभव है नौकरों के साथ, या फिर एक राजा का अपनी प्रजा के साथ और आज़ाद नागरिकों के एक दूसरे के रिश्तों में अधिकार। जबकि तानाशाही में या सरकार के किसी भी दूसरे गलत तरीके में जो प्रकृति के खिलाफ हो, ऐसा कोई न्याय या सुविधा नहीं है। अब जो कहा गया उसे यह साफ है कि जहाँ लोग एक जैसे और बराबर हैं,
वहाँ यह न तो सही है और न ही सही कि एक आदमी सबका मालिक हो, चाहे कानून हो या ना हो, बल्कि वह खुद कानून की जगह पर हो। न तो एक अच्छे आदमी को अच्छे लोगों पर और न ही एक बुरे आदमी को बुरे लोगों पर मालिक होना चाहिए, और न ही भले ही वह अच्छाई में सबसे आगे हो। उसे राज करने का अधिकार होना चाहिए, सिवाय किसी खास मामले के जिसका मैंने पहले जिक्र किया और जिसके बारे में मैं एक बार फिर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे यह निश्चय करना होगा कि राज परिवार के लिए कौन सी प्रकृतियां उपयुक्त हैं, अभिजात वर्ग के लिए कौन सी संवैधानिक है, सरकार के लिए कौन सी हैं। जो लोग स्वभाव से अच्छे गुणों और राजनीतिक काबिलियत में बेहतर नस्ल पैदा करने में काबिल होते हैं, वे शाही सरकार के लिए सही होते हैं, और जो लोग आज़ाद लोगों की तरह ऐसे लोगों से राज करने के लिए तैयार होते हैं जिनके अच्छे गुण उन्हें राजनीतिक कमांड देने में के काबिल बनाते हैं, वे अमीर लोगों के राज के लिए सही होते हैं। जबकि जो लोग कानूनी आज़ादी के लिए सही होते हैं, वे होते हैं जिनके बीच स्वाभाविक रूप से लड़ाकू भीड़ भी होती है। एक कानून के तहत राज करने और उसका पालन करने में सक्षम होना जो अमीर लोगों को उनके गुण के अनुसार पद देता है। लेकिन जब कोई पूरा परिवार या कोई व्यक्ति गुणों में इतना आगे हो कि वह सबसे आगे हो, तो यह सही है कि वह शाही परिवार हो और सबसे ऊपर हो, या यह एक नागरिक पूरे देश का राजा हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा है, उन्हें अधिकार न देना केवल उस अधिकार के आधार पर सही है जिसे सभी राज्यों में संस्थापक, चाहे वे अमीर हों या कुलीन तंत्र वाले हों या फिर लोकतांत्रिक हों, उन्हें आगे रखने की आदि हैं, क्योंकि वे सभी दावे को मानते हैं लेकिन पहले से तय सिद्धांत के अनुसार। बेहतरीन होने के बावजूद वह बेहतरीन नहीं है, क्योंकि ऐसा इंसान को मारना या समाज से अलग करना या देश से निकाल देना या यह मांग करना कि वह अपनी बारी से राज करे सही नहीं होगा। पूरा हिस्सा अपने हिस्से से बेहतर होता है, और जिसके पास यह खासियत होती है वह पूरे पूरे हिस्से के साथ अपने रिश्ते में होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो एकमात्र विकल्प है और उसके पास सबसे बड़ी ताकत हो, और इंसान उसकी बात माने, बदले में नहीं बल्कि हमेशा। राजशाही और उसके अलग अलग रूपों के बारे में हम इन नतीजों पर पहुंचते हैं, और यही इस सवाल का जवाब है कि यह राज्यों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं और किसके लिए और कैसे। हमारा मानना है कि सरकार के असली तरीके तीन हैं, और सबसे अच्छा वह होना चाहिए जिसे सब से अच्छे लोग चलाते हों, और जिसमें एक आदमी या पूरा परिवार या कई लोग जो अच्छे गुणों वाले हों, और जिसमें शासक और प्रजा दोनों एक शासन करने के लिए और बाकी लोग शासन किए जाने के लिए। ऐसे में सबसे अच्छा जीवन पाने का एक तरीका हमने अपनी जांच की शुरुआत में दिखाया है कि अच्छे आदमी का गुण जरूरी तौर पर एक अच्छे देश के नागरिक के गुण के जैसा ही होता है, जो साफ तौर पर है कि उसी तरह और उन्हीं तरीकों में से जिनसे इंसान का सच में अच्छा बनाता है, और वह एक राज्य बनाएगा जो सच में अच्छा होगा, चाहे वह अमीरों का हो या राजाओं के राज में हो। वह अच्छी शिक्षा और वही आदतें एक अच्छा इंसान, एक अच्छा राजनेता और राजा बनाने के लिए मिलेंगी। इन नतीजों पर पहुंचने के बाद हमें परफेक्ट स्टेट के बारे में बात करनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि यह कैसे बनती है और कैसे स्थापित होती है, जो सही तरीके से जांच करेगा। पुस्तक 4। पुस्तक 4 सभी कलाओं और विज्ञानों में जो किसी भी विषय को पूरी तरह से शामिल करते हैं और सिर्फ एक हिस्से तक ही सीमित नहीं होते, यह एक ही कला या विज्ञान का काम है कि ऐसे वह एक ही विषय से जुड़ी सभी चीज़ों पर विचार करे। उदाहरण के लिए जिम्नास्टिक की कला न सिर्फ अलग अलग शरीरों के लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग के सही होने पर विचार करती है, बल्कि यह भी देखती है कि कौन सी ट्रेनिंग सबसे अच्छी है, क्योंकि सबसे अच्छी ट्रेनिंग उसे सूट करनी चाहिए जो कुदरती तौर पर सबसे अच्छी हो और जिसमें ज़िंदगी के सबसे अच्छे साधन हो, और यह भी कि ज़्यादातर लोगों के लिए ट्रेनिंग का कौन सा आम तरीका सही हो। और अगर कोई आदमी शरीर की सबसे अच्छी आदत या जिम्नास्टिक में सबसे बड़ा हुनर नहीं चाहता जो उसे मिल सकता है, तब उसे जिम्नास्टिक या ट्रेनर या टीचर दोनों में से किसी भी कम डिग्री की ट्रेनिंग दे सकता है। यही नियम दावा और जहाज बनाने
जहाज बनाने, कपड़े बनाने और आमतौर पर कलाओं में भी लागू होता है। इसलिए यह साफ है कि सरकार भी एक ही साइंस का विषय है, जिसे यह सोचना होता है कि अगर कोई बाहरी रुकावट न हो तो किस तरह की सरकार सबसे अच्छी और हमारी उम्मीदों के हिसाब से होगी, और यह भी कि किस तरह की खास सरकार राज्यों के लिए सही है, क्योंकि सबसे अच्छा अक्सर मिलना मुश्किल होता है। इसलिए सच्चे कानून बनाने वाले और राजनेता को न सिर्फ असल में सबसे अच्छा क्या है, बल्कि हालात के हिसाब से सबसे अच्छा क्या है, यह भी पता होना चाहिए। हम यह भी बता पाएंगे कि किसी भी हालत में एक राज्य कैसे बनाया जा सकता है, यह शुरू में कैसे और बनाने के बाद इसे लंबे समय तक कैसे बचाया जा सकता है और इसे लंबे समय तक कैसे बचाया जा सकता है। माना जाता है कि यह राज्य सबसे अच्छे से इतना दूर है कि इसमें सबसे अच्छे के होने के लिए जरूरी हालात भी नहीं हैं, न ही इससे हालत के हिसाब से सबसे अच्छा, बल्कि यह एक घटिया किस्म का है। इसके अलावा उसे यह भी जानना चाहिए कि आमतौर पर राज्य के लिए कौन सा तरीका सबसे सही है, क्योंकि पॉलिटिकल राइटर के पास भले ही अच्छे आइडिया हों लेकिन वे अक्सर प्रैक्टिकल नहीं होते। हमें न सिर्फ यह सोचना चाहिए कि सरकार का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, बल्कि यह भी कि क्या मुमकिन है और क्या सभी को आसानी से मिल सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सबसे परफेक्ट के अलावा कुछ नहीं चाहेंगे, इसके लिए कई नेचुरल फ़ायदे चाहिए। दूसरे फिर से ज़्यादा आसानी से मिलने वाले तरीके की बात करते हैं, और भले ही वे उस संविधान को नकारते हैं जिसके तहत वे रह रहे हैं, वे किसी खास तरीके की तारीफ करते हैं, जैसे कि लेसेडिमोनियाना। सरकार में कोई भी बदलाव ऐसा होना चाहिए जिसे लोग अपनाने के लिए तैयार और काबिल दोनों हों, क्योंकि पुराने संविधान को बदलने में उतनी ही परेशानी होती है जितने नवे संविधान को बनाने में। ठीक वैसे जैसे पुरानी बातों को बोलना उतना ही मुश्किल है जितना सीखना, और इसलिए पहले बताए गए राजनेता की काबिलियत के अलावा उसे मौजूदा संविधानों की कमियों के लिए उपाय ढूंढने में काबिल होना चाहिए। वह ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे यह पता न हो कि सरकार कितनी तरह की होती है। अक्सर यह माना जाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक ही तरह की होती है और ओलिगार्की एक ही तरह की, लेकिन यह गलती है, और ऐसी गलतियों से बचने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि राज्य के संविधानों में क्या अंतर है और वे कितने तरीकों से मिले जुले हैं। वहीं पॉलिटिकल समझ किसी आदमी को यह जानने में मदद करेगी कि कौन से कानून सबसे अच्छे हैं और कौन से अलग अलग संविधानों के लिए सही हैं, क्योंकि इस कानून संविधानों से जुड़े होते हैं और होने भी चाहिए, न कि संविधान कानूनों से। एक संविधान राज्य के ऑफिसों का संगठन है और यह तय करता है कि गवर्निंग बॉडी क्या होगी और हर कम्युनिटी का क्या मकसद क्या है। लेकिन संविधान के सिद्धांत है, वे नियम हैं जिनके अनुसार मजिस्ट्रेट को राज्य चलाना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए हमें सरकार के कई रूपों की संख्या और उनके प्रकार जानने चाहिए, भले ही सिर्फ कानून बनाने के मकसद से ही क्यों ना हो, क्योंकि एक जैसे कानून सभी ओलिगार्की और सभी डेमोक्रेसी के लिए एक जैसे नहीं हो सकते, और डेमोक्रेसी और ओलिगार्की दोनों के एक से ज़्यादा रूप जरूर होते हैं। कानूनों को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। सरकारों के बारे में हमारी शुरुआती चर्चा में हमने उन्हें तीन अलग असली रूपों में बांटा था: राजशाही शासन, अमीरों का शासन, संवैधानिक शासन, और तीन मिलती जुलती विकृतियां: जुल्म, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। राजशाही शासन और अमीरों के शासन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि सही राज्य की जांच इन दोनों रूपों की चर्चा के साथ एक ही बात है, क्योंकि दोनों में बाहरी तरीकों से मिले अच्छे गुणों का सिद्धांत शामिल है। हम पहले ही तय कर चुके हैं कि अमीरों का शासन और शाही शासन एक दूसरे से किस तरह अलग है और बाद वाला कब बनाया जाना है। आगे हमें तथाकथित संवैधानिक सरकार के बारे में बताना, जिसका नाम सभी संविधानों के समान है, और इसके दूसरे रूप तानाशाही, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र है। यह साफ है कि तीनों में से कौन सी बुराई सबसे बुरी है और कौन सी अगली बुरी है। जो सबसे पहली और सबसे पवित्र बुराई है वह जरूर सबसे बुरी है, और जैसे शाही राज अगर सिर्फ नाम का नहीं तो राजा में किसी बड़ी पर्सनल ताकत की वजह से होता है, वैसे ही तानाशाही जो सरकारों में सबसे बुरी है, जरूरी नहीं कि एक अच्छी तरह से बनी हुई सरकार से सबसे दूर हो। ओलिगार्की थोड़ी बेहतर है लेकिन अमीरों के राज से बहुत दूर है, और डेमोक्रेसी तीनों में सबसे ज़्यादा सहने लायक है। ओके, डेमोक्रेसी तीनों में सबसे ज़्यादा सहने लायक है।
डेमोक्रेसी तीनों में सबसे ज़्यादा सहने लायक है। मुझसे पहले एक लेखक ने यह फ़र्क पहले ही बता दिए हैं, लेकिन उनका नज़रिया मेरे जैसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत बताया कि सभी अच्छे संविधानों में जिसमें वे एक अच्छा ओलिगार्की और ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे, डेमोक्रेसी सबसे खराब है लेकिन बुरे संविधानों में सबसे अच्छी है। जबकि हमारा मानना है कि वे सभी खराब हैं और एक ओलिगार्की को दूसरे से बेहतर नहीं, बल्कि सिर्फ कम बुरा माना जाना चाहिए। अभी इस सवाल पर और बात न करते हुए आइए हम पता लगाने से शुरू करें कि कितने तरह के राज्य हैं कितने तरह के राज्य हैं। और क्योंकि डेमोक्रेसी और ओलिगार्की कई हैं, कौन सा संविधान सबसे ज़्यादा मंजूर है और परफेक्ट या किसी दूसरी चीज़ के बाद अगली डिग्री में कौन सा संविधान है। लोकतांत्रिक और सुव्यवस्थित सरकार का रूप यदि कोई अन्य हो तो एक ही समय में सामान्य रूप से राज्यों के अनुकूल हो। अन्य सरकार के रूपों में से प्रत्येक राज्य के लिए उपयुक्त हो, क्योंकि डेमोक्रेसी कुछ लोगों की ज़रूरतों को ओलिगार्की से बेहतर तरीके से पूरा कर सकती है। और इसके उलट भी अगली जगह हमें यह सोचना होगा कि जो आदमी इन अलग अलग तरीकों में से किसी एक को बनाना चाहता है, उसे किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वह डेमोक्रेसी हो या ओलिगार्की। और आखिर में इन विषयों पर अपनी पूरी ताकत से संक्षेप में चर्चा करने के बाद हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि राज्य की बर्बादी और बचाव आमतौर पर अलग अलग मामलों में कहाँ से शुरू होता है और इसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं। सरकार के कई रूप होने का कारण यह है कि हर राज्य में कई तत्व होते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि सभी राज्य परिवारों से बने होते हैं और वहाँ के नागरिकों की भीड़ में अमीर लोग भारी भरकम होते हैं और कुछ अमीर और कुछ गरीब और कुछ मध्यम स्थिति के होते हैं। गरीब लोग गरीब होते हैं। आम लोगों में से कुछ किसान होते हैं और कुछ व्यापारी और कुछ कारीगर। खास लोगों में दौलत और प्रॉपर्टी का ही फर्क है, जैसा उनके पास कितने घोड़े हैं, जबकि जब तक वे अमीर ना हों वे उन्हें नहीं रख सकते। और इसलिए उन्हें पुराने ज़माने में जिन शहरों की ताकत उनकी घुड़सवार सेना में थी वे अमीर थे और वे अपने पड़ोसियों के खिलाफ लड़ाइयों में घुड़सवार सेना का इस्तेमाल करते थे, जैसा कि एरिट्रियन और चालसीडियन और मिंडर नदी पर रहने वाले मैग्नीशियन और एशिया के दूसरे लोगों का रिवाज था। दौलत के फ़र्क के अलावा रैंक और काबिलियत में भी फ़र्क होता है। और कुछ और बातें हैं जिनका जिक्र हमने तब किया था जब हमने अब अमीर लोगों के बारे में बात करते हुए एक राज्य की ज़रूरी बातें गिनाई हैं। इन तत्वों में से सभी इन तत्वों में से कभी कम और कभी ज़्यादा संख्या में लोग सरकार में हिस्सा रखते हैं। तो यह साफ है कि सरकार के कई रूप होने चाहिए जो अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि जिन हिस्सों से वे बने हैं वे एक दूसरे से अलग तरह के होते हैं। क्योंकि संविधान ऑफिसों का एक संगठन है जिसे सभी नागरिक आपस में बांटते हैं अलग अलग वर्गों के पास मौजूद पावर के हिसाब से, जैसे अमीर या गरीब या मुआवजे के किसी ऐसे सिद्धांत के हिसाब से जिसमें दोनों शामिल हो। इसलिए सरकार के उतने ही रूप होने चाहिए जितने ऑफिसों को व्यवस्थित करने के तरीके हैं, जो राज्य के अलग अलग हिस्सों की बेहतरियां और दूसरी असमानताओं के हिसाब से होते हैं। आमतौर पर इसके दो मुख्य रूप माने जाते हैं। जैसा लोग हवाओं के बारे में कहते हैं कि वे सिर्फ दो हैं, उत्तर और दक्षिण, बाकी सब सिर्फ इनके अलग अलग रूप हैं, वैसे ही सरकारों के भी सिर्फ दो ही रूप कहे जाते हैं, डेमोक्रेसी और ओलिगार्की। वैसे ही सरकारों के भी बस दो ही रूप कहे जा सकते हैं, डेमोक्रेसी और ओलिगार्की। क्योंकि एरिस्टोक्रेसी को एक तरह की ओलिगार्की माना जाता है, क्योंकि यह कुछ लोगों का शासन होता है, और तथाकथित कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार को असल में एक डेमोक्रेसी माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हवाओं में हम पश्चिम को उत्तर का और पूर्व को दक्षिण की हवा का अलग रूप मानते हैं, इसी तरह हारमानी हारमनी के भी दो प्रकार कहे जाते हैं, डेरियन और फ्रीजियन। स्केल की दूसरी व्यवस्थाओं को इन दो में से एक के तहत समझा जाता है। सरकार के रूपों के बारे में यह बहुत पसंदीदा विचार है, लेकिन दोनों ही मामलों में बेहतर और ज़्यादा सही तरीका यह है कि जैसा मैंने किया है, एक या दो को अलग अलग करें जो सही तरीके हों और बाकी को गलत समझे, चाहे वे सबसे अच्छे तालमेल वाले तरीके हों या सरकार के सबसे अच्छे तरीके हों। हम
ओलिगार्किकल तरीकों को तुलना ज़्यादा सख्त और ज़्यादा हावी होने वाले तरीकों से कर सकते हैं, और डेमोक्रेटिक तरीकों से तुलना ज़्यादा आरामदेह और नरम तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, यह नहीं मानना चाहिए कि डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार का वह रूप है जिसमें ज़्यादातर लोग सोवरेन होते हैं, क्योंकि ओलिगार्की में और असल में हर सरकार में मेजोरिटी का राज होता है, और न ही ओलिगार्की वह सरकार है जिसमें कुछ लोग सोवरेन होते हैं। मान लीजिए किसी शहर की पूरी आबादी 1300 है, और इनमें से 1000 अमीर हैं और बाकी 300 जो गरीब हैं लेकिन आज़ाद हैं, और बाकी सभी मामलों में उनके बराबर हैं, उन्हें सरकार में हिस्सा नहीं देते, तो कोई नहीं कहेगा कि यह डेमोक्रेसी है। इसी तरह अगर गरीब कम होते हैं और अमीरों के मालिक जिनकी संख्या उनसे ज़्यादा होती है, तो कोई भी ऐसी सरकार को जिसमें अमीर मेजोरिटी का हिस्सा नहीं होता ओलिगार्की नहीं कहेगा। इसलिए हमें कहना चाहिए कि डेमोक्रेसी यह सरकार का वह रूप है जिसमें जिसमें आज़ाद लोग शासक होते हैं, और कुलीन तंत्र जिसमें अमीर होते हैं। यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि आज़ाद लोग ज़्यादा होते हैं और अमीर कुछ ही होते हैं। नहीं तो ऐसी सरकार जिसमें ओहदे कद के हिसाब से दिए जाते हैं, जैसा कि इथोपिया में कहा जाता है, या सुंदरता के हिसाब से कुलीन तंत्र होगी, क्योंकि लंबे या अच्छे देखने वाले लोगों की संख्या कम होती है। और फिर भी कुलीन तंत्र और लोकतंत्र सिर्फ इन दो खासियतों यानी दौलत और आज़ादी से काफ़ी अलग नहीं है। दोनों में कई और बातें भी हैं, और इसलिए हमें अपना एनालिसिस आगे बढ़ाना होगा और यह कहना होगा कि वह सरकार लोकतंत्र नहीं जिसमें आज़ाद लोग संख्या में कम होने के बावजूद उन बहुत से लोगों पर राज करते हैं और जो आज़ाद नहीं है, जैसे कि अपोलोनिया, आयोनियन खाड़ी और थेरा में हुआ, क्योंकि इनमें से हर राज्य में अमीर लोगों को, जो सबसे पहले बसने वाले भी थे, सबसे ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। हालांकि वे बहुतों में से कुछ ही थे। न ही वह लोकतंत्र है जब अमीर लोगों के पास सरकार होती है, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है, जैसे कि पहले कोलोफोन में हुआ था, जहां लीडियन युद्ध से पहले ज़्यादातर लोगों के पास बड़ी प्रॉपर्टी थी, लेकिन सरकार का तरीका डेमोक्रेसी होता था। जब आज़ाद लोग जो गरीब होते हैं और ज़्यादातर राज करते हैं, तो सरकार का तरीका ओलिगार्की होता है। जब अमीर लोग राज करते हैं, जबकि उनकी संख्या भी कम होती है। मैंने कहा कि सरकार के कई तरीके हैं, और यह भी बताया गया है कि अलग अलग तरह की सरकारें किन वजहों से। पहले बताए गए तरीकों के अलावा और भी तरीके क्यों हैं, और वे क्या हैं, और वे कहाँ से आते हैं। अब मैं इस पर विचार करूंगा और पहले से माने गए सिद्धांत से शुरू करूंगा, यानी हर शरीर का नहीं बल्कि कई हिस्सों से बना होता है। अगर हम जानवरों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उन अंगों को तय करना होगा जो हर जानवर के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि कुछ इंद्रियाँ और खाना लेने और पचाने के साधन, जैसे मुंह और पेट। इसके अलावा चलने फिरने के अंग। अब यह मान लें कि अंग इतने ही तरह के हैं, लेकिन उनमें अंतर हो सकता है। मेरा मतलब है कि अलग अलग तरह के मुंह और पेट और समझने और चलने फिरने के अंग। तो इन अंतरों के संभावित मेल से जरूर कई तरह के जानवर बनेंगे, क्योंकि जिन जानवरों के मुंह या कान पर अलग अलग तरह के होते हैं वे एक जैसे नहीं हो सकते। और जब सभी मेल खत्म हो जाएंगे तो उतने ही तरह के जानवर होंगे जितने जरूरी अंगों के मेल होंगे। इसी तरह सरकार के जिन रूपों के बारे में बताया गया है, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, वे एक नहीं बल्कि कई चीज़ों से बने हैं। एक चीज़ है खाना बनाने वाला वर्ग, जिन्हें किसान कहा जाता है। दूसरा मैकेनिक वर्ग, जो उन कलाओं का अभ्यास करते हैं जिसके बिना कोई शहर नहीं रह सकता। इन कलाओं में से बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी लग्जरी है, जीवन की सुंदरता में योगदान देती है। तीसरा वर्ग व्यापारियों का है, और व्यापारियों में से मेरा मतलब उन लोगों से जो खरीदने और बेचने में लगे, चाहे वे व्यापार में हो या खुदरा व्यापार में। चौथा वर्ग गुलामों या मजदूरों का है। योद्धा पांचवा वर्ग बनता है, और ये वे हैं बाकी सभी की तरह जरूरी है अगर देश को हमलावरों का गुलाम नहीं बनना है। अगर देश को हमलावरों का गुलाम नहीं बनना है तो, क्योंकि जिस राज्य के नाम पर कोई टाइटल हो वह गुलाम कैसे हो सकता है। अगर राज्य आज़ाद और खुद पर निर्भर होता है, लेकिन गुलाम आज़ाद होने का उल्टा होता है। इसलिए हम देखते हैं कि इस विषय पर हालांकि समझदारी से रिपब्लिका में ठीक से बात नहीं की गई है। सुकरात कहते हैं कि
कि एक राज्य 4 तरह के लोगों से बना होता है जो बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हैं बुनकर, किसान, जूता बनाने वाले और बिल्डर। एक राज्य 4 लोगों से बना होता है। बिल्डर। बाद में जब उन्हें लगा कि वे काफ़ी नहीं है तो उन्होंने एक लोहार को फिर से चरवाहे को एक लोहार और फिर चरवाहे को जोड़ा जो जरूरी जानवरों की देखभाल करें। फिर एक व्यापारी और रिटेल व्यापारी को फिर एक रिटेल व्यापारी को ये सभी मिलकर पहले राज्य को पूरा करते हैं। जैसे कि कोई राज्य सिर्फ जिंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया हो, न ही भलाई के लिए। उसे जूता बनाने वाले और किसान दोनों की बराबर ज़रूरत हो, लेकिन वह राज्य के मिलिट्री क्लास को तब तक नहीं आने देते जब तक कि देश का साइज बढ़ न जाए और वह अपने पड़ोसी की ज़मीन पर कब्जा करना शुरू न कर दे, जिसके बाद वे लड़ाई में उतर जाते हैं। फिर भी उसके चार उसके 4 असली नागरिकों में से या राज्य में उसके साथ जितने भी लोग हैं उनमें से कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो न्याय करेगा और तय करेगा कि क्या सही है। और जैसा कहा जाता है कि आत्मा शरीर से ज़्यादा जानवर का हिस्सा है, वैसे ही राज्य के ऊंचे हिस्से यानी योद्धा वर्ग, न्याय के प्रशासन और सोच विचार में लगा वर्ग, जो पॉलिटिकल कॉमन सेंस का खास काम है। ये राज्य है लगा वर्ग जो पॉलिटिकल कॉमन सेंस का खास काम है। ये राज्य के लिए उन हिस्सों से ज़्यादा जरूरी हैं जो ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, चाहे उनके अलग अलग काम अलग अलग नागरिकों के हों या एक ही के। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति योद्धा और किसान दोनों हों। इस तर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऊंचे या निचले दोनों ही हिस्सों को राज्य का बराबर हिस्सा माना जाना चाहिए। और अगर ऐसा है तो मिलिट्री हिस्से को भी शामिल किया जाना चाहिए। अमीर लोग भी हैं जो अपनी प्रॉपर्टी से राज्य की सेवा करते हैं, वे 7वीं क्लास बनते हैं। 8वीं क्लास मजिस्ट्रेट 8वीं क्लास 8वीं क्लास मजिस्ट्रेट और अधिकारियों की है, क्योंकि राज्य शासकों के बिना नहीं चल सकता। इसलिए कुछ लोगों को पद संभालने की और राज्य की सेवा करने में काबिल होना चाहिए, या तो हमेशा या बारी बारी से। सिर्फ उन लोगों की क्लास बचती है जो बहस करने वालों के बीच विचार विमर्श करते हैं और फैसला करते हैं। अब हम अभी उन्हें अलग कर रहे थे। अगर इन सभी हिस्सों का सही और बराबर संगठन राज्यों के लिए जरूरी है तो ऐसे लोगों को भी होना चाहिए जिनमें राजनेता बनने की काबिलियत हो। बहुत से लोगों का मानना है कि एक इंसान में अलग अलग काम एक साथ हो सकते हैं, जैसे योद्धा किसान भी हो सकते हैं, या कारीगर, या फिर सलाहकार, जज भी। और सभी पॉलिटिकल काबिलियत होने का दावा करते हैं और सोचते हैं कि वे ज़्यादातर पोस्ट भरने के लिए काफ़ी काबिल हैं। लेकिन एक ही इंसान एक ही समय में अमीर और गरीब नहीं हो सकता। इसी वजह से अमीर और गरीब को एक खास मायने में एक ही देश का हिस्सा माना जाता है। क्योंकि अमीर आमतौर पर कम होते हैं जबकि गरीब ज़्यादा होते हैं। वे दुश्मन लगते हैं, या जब एक या दूसरा हावी होता है तो वे सरकार बना लेते हैं। इसलिए यह आम राय बनती है कि सरकार 2 तरह की होती है, डेमोक्रेसी और ओलिगार्की। मैं पहले बता चुका हूं कि कई संविधानों में कई अंतर होते हैं। यह अंतर किन वजह से होता है, अब मैं यह दिखाता हूं कि डेमोक्रेसी और ओलिगार्की दोनों के अलग अलग रूप होते हैं। जैसा कि पहले जो हुआ है उससे साफ हो जाएगा, क्योंकि आम लोगों और खास लोगों दोनों में अलग अलग क्लास शामिल है। आम लोगों में एक क्लास किसान है और दूसरी कारीगर, तीसरी ट्रेडर और जो खरीदने बेचने में लगे हैं, तीसरी क्लास समुद्री यात्रा क्लास है, चाहे वे युद्ध में हो या व्यापार में, जैसा कि फेरी वाले या मछुआरे। कई जगहों पर इनमें से कोई भी क्लास काफ़ी बड़ी आबादी बनाती है, जैसे टोरेंटम या बाइजेंटियम में मछुआरे, एथेंस में ट्राइरेम्स के क्रू, एजियाना और चियोस में व्यापारी और नाविक। अच्छा, चियोस में व्यापारी नाविक, ट्रिनिडोस में फेरी वाले। पहले बताए गए क्लास में दिहाड़ी मजदूरों और वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनके पास अपने कुदरतों की वजह से फुर्सत नहीं है, या वे लोग जो दोनों तरफ आजाद पैदाइशी नहीं है। और दूसरी क्लास भी हो सकती है बड़े लोगों को फिर से उनके धन, गुण, शिक्षा और इस तरह के अंतरों के अनुसार बांटा जा सकता है। डेमोक्रेसी का सबसे पहले वो आते हैं जो पूरी तरह से बराबरी पर आधारित माने जाते हैं। ऐसे डेमोक्रेसी में कानून कहता है कि किसी का गरीब होना और किसी का अमीर होना सही नहीं है, और दोनों में से कोई भी मालिक नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों बराबर होने चाहिए। क्योंकि अगर आज़ादी और बराबरी, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, खासतौर पर डेमोक्रेसी में मिलती है, तो वे सबसे अच्छी
तब मिलेगी जब जब सभी लोग सरकारों में पूरी तरह से हिस्सा लेंगे, क्योंकि लोग मेजोरिटी हैं और मेजोरिटी की राय तय करने वाली होती है। इसलिए ऐसी सरकार जरूर डेमोक्रेसी होगी। तो यहाँ एक तरह की डेमोक्रेसी है और दूसरी है जिसमें मजिस्ट्रेटी एक खास प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन के हिसाब से चुने जाते हैं, लेकिन वह कम से कम होती है। जिसके पास जरूरी प्रॉपर्टी होती है उसका सरकार में हिस्सा होता है, लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी चली जाती है उसका अधिकार चला जाता है। दूसरी तरह की दूसरी तरह की डेमोक्रेसी वह है जिसमें सभी नागरिक जो किसी भी तरह की अयोग्यता के अधीन नहीं है सरकार में हिस्सा लेते हैं, लेकिन फिर भी कानून सबसे ऊपर होता है।